हेलो मेरे सिसेट के प्यारे प्यारे बच्चों, और मैं तुम्हारे लिए ये 6 जुलाई को जो सिसेट की एग्ज़ाम होने वाली है उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में से सर क्या क्या इम्पोर्टेंट है बता दो। सर क्या क्या पढ़ के जाए, क्या क्या पेपर में आने की शक्यता है। तो देखो, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने जितने साल से पढ़ा है CSEET, तो उस अनुभव के हिसाब से मुझे जो लगता है कि तुम्हारे पेपर में जो MCQ में बन सकता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, तो सर लिमिटेड कुछ करके दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें लिमिटेड हो सकती है और क्या क्या तुम्हारे पेपर में बन सकता है। मैं ये 100% श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, बट 99% बेटा 99.9% बोलूँगा मैं कि जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसमें से तुमको बहुत कुछ नज़र आएगा। ठीक है, बहुत कुछ। तो लेट अस स्टार्ट। तुम लोग भी एक पेपर पेन ले लो, या तुम्हारा जो मटेरियल आया था CSEET का वो खोल लो, और उसमें जो जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से आप अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। तो लेट अस स्टार्ट, है ना। आई होप सो तुम लोगों ने पेन पेपर निकाल लिया है और मेरे साथ में तुम लोग अच्छे से सारी बातों को अच्छे से टिक मार्क कर लोगे। बहुत ही ईजी सा है। देखो, जो जो पेपर में बन सकता है वही बातें मैं आज यहाँ पे करूँगा। बाकी एरा गेरा नट्टू गेरा कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो लेट अस स्टार्ट बेटा, चलो चालू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आई होप सो तुमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो तुम्हारा मटेरियल है वो निकाल लिया, या आइदर पेन और पेपर तुमने निकाल लिया। ठीक है, चल सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रियम्बल। देखो, बहुत सारी जगहों पे ये प्रियम्बल पढ़ाया नहीं जाता है या इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है ये। मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये जो 5-6 वर्ड इसमें दिए गए, फैटर्निटी वगैरह वगैरह, ठीक है, इसमें से एक डेफिनेशन पक्का तुम्हारे पेपर में आने की शक्यता है, और इंस्टीट्यूट इसके ऊपर फोकस करती है। जो बारीक बारीक चीज़ें होती है इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का पूरा ध्यान होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज प्रियम्बल। प्रियम्बल में जितने भी सारे तुमको अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं उसका जो मीनिंग है वो याद करके जाना है। ठीक है, फिर सोशलिस्ट ये वर्ड कब आया था, अंडरलाइन करो बेटा, मिल जाएगा तुमको नीचे ही, प्रियम्बल के नीचे, और जो इंट्रोडक्शन वगैरह रहेंगे उधर ही। ये 42nd अमेंडमेंट में आया था, तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। और जब तुम लोग लास्ट पन्ना खोलते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पे भी तुमको ये चीज़ मिल जाएंगी अमेंडमेंट में। ठीक है, फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो क्वाज़ी फेडरल है। ठीक है, ना ही पूरा का पूरा यूनिटरी है, ना ही पूरा का पूरा फेडरल है, इट इज़ क्वाज़ी फेडरल। तो ये एक चीज़ भी याद रखनी, ये पेपर में बन सकती है। तुम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया होगा, तुमको फेडरल और यूनिटरी एक टॉपिक है, उधर तुमको ये लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक लाइन जो मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आती है फंडामेंटल राइट्स में, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू सिक्योर टू द पीपल लिबर्टी, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए क्या क्या करता है, लिबर्टी देता है, फ्रीडम देता है, मतलब ही बिलीफ देता है, फेथ और वर्कशिप। ये लाइन देखो, पहली लाइन होंगी फंडामेंटल राइट्स में, तुमको अंडरलाइन कर लेनी है। और ये कुछ ABCD करके चारों आएंगे, ABC करके, और फिर ऑल ऑफ द अबव आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन भी तुम्हारे पेपर में बन सकती है। तो अभी तक जो हुआ है दैट इज़ प्रियम्बल, सोशलिस्ट ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट में आया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्वाज़ी फेडरल है, फंडामेंटल राइट्स की पहली जो लाइन है वो अंडरलाइन कर लो भैया। फिर फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल तुमको बना के दिए हुए नंबर वाइज, है ना, 14 to 18 डील्स विद इक्वालिटी, 19 to 22 डील्स विद अलग अलग टाइप के फ्रीडम्स, 23 and 24 डील्स विद एक्सप्लॉयटेशन, 25 to 28 डील्स विद रिलीजन, 29 और 30 डील करता है एजुकेशन और कल्चरल राइट्स के साथ, 31 हट चुका है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये पेपर में आता है,
31 पहले हुआ करता था फंडामेंटल राइट, अब ये सिर्फ एक लीगल राइट बच चुकी है। बच्चों याद रखना, ये सिर्फ कैसे राइट बच चुकी है? लीगल राइट। आई होप सो तुम लोग सब अच्छे से अंडरलाइन कर रहे हो। 31 के बाद आता है 32, और 32 डील्स विथ रेमेडीज। रेमेडीज मतलब भी अपने वृट्स है। वी ऑल नो वृट्स कितने इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक तो भी वृट तुम्हारे पक्का आएगा, ठीक है। फिर अंडरलाइन कर लिया बच्चों, बड़े हैं। आई गेस तो तुम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो रहे हो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही सर हमारा दिमाग खराब करता है सर। और इसके साथ बेटा मैं आगे टॉट में से क्या आ सकता है या बाकी चैप्टर्स में से क्या क्या आ सकता है ये भी तुम्हारे लिए लेके आऊँगा बहुत ही जल्द। कल के वीडियो में आई विल ट्राई टू मेक एक तो कॉन्ट्रैक्ट या फिर टॉट, लेट्स सी, है ना। तो फिर 12 वाला जो है, 12 आर्टिकल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट के डेफिनेशन। स्टेट की डेफिनेशन में तुम लोग देखो, पहले जो 3 वर्ड दिए गए ना, पहले तो पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुझे याद आ रही है कि विद द फ्यू एक्सेप्शंस, विद द फ्यू एक्सेप्शंस मतलब सारे फंडामेंटल राइट स्टेट्स को एप्लीकेबल नहीं होते, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। ये लाइन अंडरलाइन करके रखनी है। और फिर स्टेट के डेफिनेशन में कौन कौन आता है? गवर्नमेंट और पार्लियामेंट आता है, गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट्स आते हैं, गवर्नमेंट लास्ट वाला तो वाज लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटीज, है ना। लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी शुड बी विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना है भैया, ठीक है। इतना ही पार्ट याद रखना है प्रॉपरली, ठीक है। फिर दांत देने वाला आर्टिकल, ई टीथ देने वाला आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 13 जस्टिफिकेशन। याद रखना है, पेपर में आया था। आर्टिकल नंबर 13 डील्स विथ व्हाट? तो जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ। और 2 टाइप के ही है, एक तो एग्जिस्टिंग है और एक तो फ्यूचर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले आए थे दैट आर एग्जिस्टिंग, और जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद आए दैट आर फ्यूचर। तो याद रखना है बेटा, ये आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2) दोनों याद रखने हैं, पेपर में आएंगे। और जब तक वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करते हैं तब तक वो वैलिड है। जैसे ही फंडामेंटल राइट्स से रिलेट नहीं करेंगे वो वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बड़े? 12-13 में आए तो किसी को कोई डाउट नहीं है। देन लेट्स गो अहेड। 13 के बाद अपने को है 15, और 15 में याद रखना है कि 15 पहले तो काय के साथ डील करता था, है ना, ये तुमको याद रखना है। 15(1) में क्या आता था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 15(2) में आता था कि जो चाहे वो अपन खोल सकते फलाना टलाना। और 15(3), 4, 5, 6 आर एक्सेप्शन। रिमेंबर दिस, 3, 4, 5, 6 आर एक्सेप्शंस। समझ गए मेरी बात? क्या आ सकता है पेपर में? व्हाट आर द एक्सेप्शंस फॉर सेक्शन नंबर सेक्शन नहीं आएगा, आर्टिकल नंबर 15। तो 3, 4, 5, 6 आर द एक्सेप्शंस। और वो भी याद रखना है कि इनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो है 10% का रिजर्वेशन करके रखा है, जो कि 6 में बताया गया। याद रखना है बेटा, ठीक है। 16 याद रखना है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तुम लोगों को ज़्यादा कुछ याद रखने की गरज नहीं है, बट याद रखना है 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए था, और उसके एक्सेप्शंस भी याद, ठीक है। 17 में सिर्फ हेडिंग के बारे में पूछ सकते हैं। 17 पे 17 पे खतरा, अनटचेबिलिटी। 18 में भी सिर्फ हेडिंग आ सकती है, टाइटल, ठीक है। जो महाराजा ब्रिटिश के टाइम पे हुआ करते थे, जो स्पेशल एलिगेंस बताते थे, उनको ही ब्रिटिश वाले लोग क्या देते थे? टाइटल दिया करते थे वो टाइम, ठीक है। और वो लोग खुद को साले ज़्यादा ही होशियार समझने के इसलिए ये आर्टिकल को अबॉलिश कर दिया था। याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 16, 17, 18 हो गया। और ये भी याद रखना है कि पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स आती है, पार्ट नंबर 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है। आर्टिकल 51A में
फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है। रिमेंबर दिस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनी है क्या क्या, ये आई होप सो तुमको पता है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अपने नेशनल फ्लैग को सल्यूट करना, रिवर्स वगैरह को ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करना, है ना। अपने जितने भी नेशनल स्ट्रगलर्स थे वो लोगों को क्या बोलते हैं, उनकी हमेशा इज्जत करना, फलाना टलाना। वॉज 51A, दैट वॉज आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। साथ में तुमको 21 याद रखना है। 21 मतलब सिर्फ हेडिंग। देखो जहाँ जहाँ पे मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज ओनली द हेडिंग, यू नीड टू रिमेंबर। 21A 6 to लेके 14 तक का एजुकेशन फ्री रहेगा। 21A, ठीक है, ये लाइन भी तुम्हारे पेपर में आ सकती है। 6 से लेके 14 तक के गवर्नमेंट ने फ्री करके रखा हुआ है एजुकेशन। अब देखो जो लोगों ने चैप्टर पढ़ा भी नहीं होगा या व्हाट्सएवर, बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी। और एक चीज़ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, दैट इज़ 23 एंड 24। 14 के नीचे अगर कोई बंदा है तो 24 के अंतर्गत में, मतलब कोई बंदा चाइल्ड है तो उसको अपन कहीं पे भी काम, ऐसी जगहों पे जो हैज़ार्डियस है वहाँ पे काम नहीं दे सकते। 23 में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से किसी को काम पे नहीं रखना है ना। तो ये भी याद रखना है। 23, 24 एज याद रखनी है बेटा चाइल्ड की, है ना। 21A में भी 6 to लेके 14 तक का फ्री एजुकेशन याद रखना है, पेपर में आता है, आ सकता है, आई मीन टू से आता है नहीं। फिर 32 में देखो 31 गायब हो चुका है। 32 में रेमेडीज़ है। रिमेंबर दिस, 32 में क्या है, रेमेडीज़। एंड व्हाट आर द रेमेडीज आर गिवन विच कैन बी गिवन बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट आर writs। यू ऑल नो writs, सभी writ का मीनिंग और जो उसका लैटिन में मीनिंग है, रूल ऑफ नीसी हो गया, हैबस कॉर्पस में था, मैंडेमस में वी कमांड है, ठीक है, सेटेटरी प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। इसमें से पक्का एक, और वो शायद हैबस कॉर्पस ही होगा टू हैव अ बॉडी। रूल ऑफ नीसी वाला जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। मैं तुमको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आ जाओ आगे। लोकसभा की टोटल सीट्स 552, राज्यसभा की टोटल सीट्स 238। 552 का जो लोकसभा था उसमें 503 स्टेट, 20 यूनियन और 2 एंग्लो इंडियन, याद रखना है। आई होप सो तुम लोग कॉपी कर रहे हो बेटा, लिख रहे हो मेरे साथ। देखो मैं तुमको इतने तरीके से बता रहा हूँ कि तुमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की गरज भी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ लिख लो भैया, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा होप सो डन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोकसभा के सीट में से, मतलब 552 में से 15% होना चाहिए, पेपर में बनेगा भैया। इंपॉर्टेंट है, देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं निकाल के लाया हूँ सब कुछ एकदम। जो लाइन मुझे ऐसे लगती थी पढ़ने के बाद कि ये साला पेपर में बन सकता है, मैं लेके आया हूँ सब ये चीज़ें, है ना। तो इसके बाद का विषय आता है 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना चाहिए मैक्सिमम। कहाँ के सीट्स का? लोकसभा के सीट्स का, ठीक है। प्रेसिडेंट की पावर्स याद रखनी है। एग्जीक्यूटिव पावर्स ही हैज़ ऑफ 4 टाइप्स, याद रखना है। कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। इसमें से मिलिट्री हटा दो तो गवर्नर का हो जाता है पावर। गवर्नर जो स्टेट का हेड होता है उसका हो जाता है पावर, ठीक है। कर लिया बेटा नोट डाउन, है ना। प्रेसिडेंट की पावर एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, क्लियर है। बड़े आगे। और लास्ट बेटा कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। लास्ट ख़त्म होगी कहानी, है ना। 14 मिनट्स का ये वीडियो अभी तक बना है और आई होप सो मैंने जितना कवर करना चाहिए था, जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मुझे लगता है उतना मैंने सब कुछ डाल दिया, ठीक है। और आई होप सो मैंने तुमको रिमेम्बराइज भी और थोड़ा सा शॉर्ट में भी याद करने की कोशिश करवाई होंगी। आर्टिकल नंबर 5 सिटीजन के साथ डील करता है। देखो ये क्वेश्चन बनेगा 5 to 9, डिटरमाइन करना कि किसको किसको सिटीजन माना जाएगा कंटिन्यूसली, और डिटरमाइन करना हु विल बी द सिटीजन। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 9। 10
कंटिन्यूएशन में किसको किसको सिटीजन माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, हु विल बी कॉल्ड एज अ सिटीजन, ये 10 में दिया हुआ। एंड 11 व्हाट आर द राइट्स, मतलब एज अ सिटीजन तुमको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, और गवर्नमेंट तुमको चाहिए तो टर्मिनेट लात मार के हकाल भी सकती है, ये 11 में दिया। ठीक है, तो 5 डील्स विद सिटीजन, 5 to 9 deals with determination who will be called as a citizen, 10 deals with continuation में किसको किसको सिटीजन माना जाएगा, 11 deals with right and termination of citizen। भैया इतना करके जाओ, मैं तुमको बोल रहा हूँ जितना मैंने बताया है बहुत सारी चीज़ें तुमको इसमें से नज़र आएंगी, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तुम लोग जहाँ पे चाहो मेरा वीडियो पॉज करके देख सकते हो और एंड तक देखना बेटा, तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम कमिंग विथ सेकेंड चैप्टर टुमारो, either this one Indian Contract Act or I guess so tort। Let's see, कल तुम्हारे लिए और एक वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस फॉर CS एग्जीक्यूटिव्स इफ़ यू वांट, है ना। और जलगांव में है हमारी क्लासेस, तो आइए, एक अलग तरीके का यहाँ पे एक माहौल होता है एंड वी स्टडी फ्रॉम मॉड्यूल्स, हमारा कोई नोट्स नहीं है एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, तो वर्थ वॉचिंग है ये, और सभी के लिए फ़ायदेशीर हो जो 6 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शब्बा खैर, जय श्री राम।